बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि फीटल एरिथ्रोपोइसिस हमारे पास की जो बच्चा होता है उसमें जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है वो किस तरह से होती है। तो ये हमारे पास फीटल एरिथ्रोपोइसिस। तो यहाँ पे एक निमोनिक लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है यंग लिवर सेंथिसाइजेज ब्लड। तो यंग वाई एल एस एंड बी। तो इसको हमने याद रखना है कि वाई से हमारे पास यॉर्क सेल, एल से लीवर, एस से स्प्लीन और बी से हमारे पास बोन मैरो। तो ये सीक्वेंस फॉलो होता है फीटल एरिथ्रोपोइसिस में। सबसे पहले जो यॉर्क सैक है, यॉर्क सैक से रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन शुरू होती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन मतलब कि यहाँ पे मैं बोन बनाता हूँ। ठीक है, तो बोन बनाने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक स्केच देता हूँ इमेजिनरी। तो यहाँ पे हमारे पास बोन मैरो, बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है ना, वहाँ पे हमारे पास एरिथ्रॉइड प्रीकर्सर सेल पड़े होते हैं। ठीक है, जो कि प्रोजेनेटर सेल होते हैं, जिन्होंने आगे हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो फीटल होगी, फीटल में ऐसे नहीं होता कि हमारे पास सबसे पहले बोन मैरो से बनना शुरू हो जाए, बल्कि सबसे पहले रेड ब्लड सेल जो बनते हैं वो यॉर्क सैक से बनते हैं। ठीक है, ये एक बात होगी क्लियर। उसके बाद हमारे पास इनका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 to 8 वीक तक होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लीवर, लीवर से आपके पास रेड ब्लड सेल बनना शुरू हो जाते हैं। और 6 वीक आफ्टर, मतलब 6 वीक तक हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है वो लीवर से बनते हैं। फर्दर 10 to 28 वीक्स, 10 से लेके 28 हफ्ते तक जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है वो स्प्लीन से होती है। और फर्दर आपके पास अगर हम देखें तो बोन मैरो जो है ना, फिर फर्दर इसके बाद स्प्लीन के बाद फिर बोन मैरो जो है ना वो अपना काम संभाल लेती है। और एंड पे हमारे पास 18 वीक टू द अडल्ट, के अडल्ट तक कि जब तक बच्चा, मतलब कि बच्चा और उसके बाद अडल्ट, मतलब कि फिर ऑनवर्ड जितनी देर तक भी एरिथ्रोपोइसिस होगी वो आपके पास बोन मैरो में होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास फीटल एरिथ्रोपोइसिस हमने देख ली। अब हमारे पास मेन जो प्रोडक्ट होती है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मेनली कहाँ पड़ी होती है हमारे पास रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होती है। तो हीमोग्लोबिन हमारे पास, हीम, हीम का मतलब है आयरन। ठीक है, आयरन और ग्लोबन हमारे पास, व्हाट इज ग्लोबन, ग्लोबन इज द प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। तो आयरन और आपके पास ये जो प्रोटीन है ये मिलके जो स्ट्रक्चर बनाता है इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये जो ग्लोबिन है, ये ग्लोबिन हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर की होती है, एक ग्लोबिन नहीं होती, मतलब डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो तमाम रेड ब्लड सेल जो होंगे उनमें जो ग्लोबिन होगी वो डिफरेंट होगी। मतलब कि बात करने का मकसद ये है कि प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर है ना, तो प्रोटीन आपके पास कुछ रेड ब्लड सेल में जो ग्लोबिन होगी वो आपके पास होगी अल्फा ग्लोबिन। ठीक है, कुछ सेल जो होंगे रेड ब्लड सेल उनमें जो ग्लोबिन चेन होगी वो आपके पास होगी बीटा। ठीक है जी, कुछ में आपके पास होगी गामा और कुछ में आपके पास होगी डेल्टा। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट ग्लोबिन चेन होती हैं। और इनकी आपके पास अल्ट्रेशन की वजह से अगर हमारे पास ग्लोबल चेन डिफरेंट हो रही है ना, तो उसके नतीजे में हमारे पास हीमोग्लोबिन की जो टाइप है वो भी चेंज हो जाएगी। बात करने का मकसद ये है कि अगर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है ना, तो उसमें 4 ग्लोबिन के स्ट्रक्चर होते हैं, 4 ग्लोबिन मिलके हीमोग्लोबिन। कैसे, मतलब कि 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, ये हमारे पास एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। और जिसमें ये आपके पास फॉलो किया जाएगा स्ट्रक्चर, जो जिसमें ये ग्लोबिन का पैटर्न फॉलो किया जाएगा, तो इसको हम कहेंगे हीमोग्लोबिन ए। ये आपके पास है हीमोग्लोबिन ए। ठीक है, अगर हमारे पास अल्फा अल्फा और उसके बाद गामा गामा, ठीक है, तो ये वाली हमारे पास अगर स्ट्रक्चर है, ये पैटर्न है, तो हम इसको कहेंगे हीमोग्लोबिन एफ। ये फीटल हीमोग्लोबिन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हमारे पास, एक्सक्यूज मी, बनता है, ठीक है जी, उसके बाद अगर हमारे पास 2 अल्फा, ठीक है जी, और उसके बाद 2 डेल्टा चेन है, 2 डेल्टा चेन पड़ी हुई है, तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनाएंगे इसको हम कहेंगे HbA2, इसको कहेंगे। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जो एक्सेस अमाउंट में तकरीबन 95 to 97% जो हीमोग्लोबिन पाई जाती है ना, वो आपके पास ये वाला जो पैटर्न होता है ना, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन जो है ना वो आपके पास पाई जाती है। इनका स्ट्रक्चर अगर मैं थोड़ा ड्रा करके आपको दिखा दूं तो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि ये दरमियान में ये हीम है। ठीक है, ये हीम के मालिक्यूल है और इसके अराउंड ग्लोबन के जो स्ट्रक्चर है, जो ग्लोबन प्रोटीन है वो अरैप होती है। किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये इस तरह से हमारे पास ये बीटा और ये भी हमारे पास, ये दोनों बीटा चेन है।
और इसके साथ हमारे पास अटैच होंगी, ये आपके पास अल्फा चेन अटैच होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास, इसको ग्रीन वाली को हमने कह दिया अल्फा, ठीक है, और ये भी अल्फा है, और ऊपर वाली जो ब्लू वाली है ये आपके पास तो बीटा है। ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो ये आपके पास, और दरमियान में जो आपको रेड का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है ये हीम के मान। न्यूरॉन। हम्म, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास कहलाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर हम बीटा की जगह, ये जो बीटा है, बीटा की जगह एक और स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ और क्लियर करता जाऊँ यहाँ से, HBA हो गया ये। अगर हमारे पास यहाँ पे हमने ग्रीन से कहा था कि अल्फा चेन है, तो ये हमारे पास है अल्फा ग्लोबन की दो चेन है, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास हीम, ये भी हीम है, ये भी हीम है, हीम है। और आपके पास पहले ऊपर मैंने ब्लू वाली बीटा चेन बनाई थी, अब हमने ये ब्लैक से बना दी और इसका नाम मैंने कह दिया, तो ये आपके पास अब बीटा चेन नहीं है, बल्कि ये है गामा चेन, ठीक है जी। ये गामा चेन है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये हीमोग्लोबिन का कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये आपके पास होगा HbF। जिसमें टू अल्फा और टू गामा चेन होगी उसको कहेंगे HbF, और जिसमें टू अल्फा और टू बीटा चेन होगी उसको हम कहेंगे HbA। मोस्ट कॉमनली हमारे पास 95% जो होती है वो हीमोग्लोबिन ए पाई जाती है बॉडी में, ठीक है। और एक रेड ब्लड सेल में मिलियंस की अमाउंट में हीमोग्लोबिन होती है। एक जो रेड ब्लड सेल है ना, उसमें मिलियंस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और HbF जो होती है वो नॉर्मली हमारे पास फीटल, फीटल का मतलब है कि जो बच्चा, जब तक बच्चा होता है, मतलब कि तब तक उसकी बॉडी में ज्यादातर हीमोग्लोबिन जो होती है वो HbF फॉर्म में होती है। तो उसके बाद फर्दर प्रोग्रेसिवली एच बी एफ की कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है, और HbA जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक हो गया। तो ये बात जो है हम देख लेते हैं एक दफा बुक पे, कि हमारे पास वो ये कह रहा है कि एम्ब्रियोनिकली हमारे पास जीटा और ये आपके पास ये स्ट्रक्चर होते हैं जो एम्ब्रियोनिकली सबसे पहले ग्लोबिन बनती है ना, वो उसमें हमारे पास ये चेंज होती है, ठीक है। और इसके बाद एप्सिलॉन और जीटा, फिर उसके बाद फीटल हीमोग्लोबिन जो है HbF, उसमें टू अल्फा और टू गामा चेन, ठीक है, ये बात होगी। अडल्ट हीमोग्लोबिन जो है वो आपके पास होती है HbA1, तो जिसमें आपके पास टू अल्फा और टू बीटा चेंज होती हैं। फिर उसके बाद वो ये कह रहा है कि HbF हैज अ हायर अफिनिटी ऑफ O2 ड्यू टू लेस avid binding of 2,2,3-BPG, allowing HbF to extend O2 from the maternal hemoglobin HbA and HbA2 across the placenta. HbA2 delta 2 is a form of adult hemoglobin present in the small man। तो वो ये कह रहा है कि इसमें इसमें वो सारी बात ये है उसकी, कि आपके पास जो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन एफ होती है ना, हीमोग्लोबिन एफ हमारे पास क्या करती है, कि हीमोग्लोबिन एफ आपके पास फीटल फीटस जो होगी, फीटस में हीमोग्लोबिन एफ होती है, और ये आपके पास ऑक्सीजन को कैरी करती है। क्या मतलब है कि इसके पास ज्यादा अफिनिटी होती है ऑक्सीजन को कैरी करने की, ठीक है जी। ऑक्सीजन को कैरी करने की अफिनिटी इसमें ज्यादा होती है। ये इसी वजह से बच्चों में होगी कि ये ऑक्सीजन को लाइक का मैग्नेट काम करेगी, ठीक है। मैग्नेट का काम करती है कि जब फीटस में हमारे पास HbF होगी, तो वो आपके पास ऑक्सीजन को बाइंड करेगी, और उसके बाद फिर वो ट्रांसपोर्ट नहीं होने देती जब तक वो मेटरनल सर्कुलेशन में रहता है। मतलब कि जब फीटस होती है तो फीटस इंटरकनेक्टेड होती है ना, मदर, ठीक है, और ये फीटस, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ब्लड की आपस में इंटरकनेक्शन, आपस में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तो बच्चे में HbF हीमोग्लोबिन होती है, कि वो इस वजह से होती है कि ये जो ऑक्सीजन अपने साथ बाइंड करेगी, मतलब कि वो जब वो दोबारा मेटरनल सर्कुलेशन में जाएगा तो दोबारा वहां पे इसको ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, दोबारा से ही हीमोग्लोबिन जो होगी, HbF जो होगी, वो दोबारा से बच्चे में आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बात है। यहाँ तक बात करने का मकसद ये था कि जो हम नेक्स्ट डिजीज पढ़ने लगे हैं ना, उसमें मेनली हमें हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन की बेसिक क्या है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है वो हमारे पास है सिक्कल सेल डिजीज। तो सिक्कल सेल डिजीज मोस्ट कॉमनली हमारे पास, एक दफा मैं आपको बुक से रीड करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। ये अभी हमारे पास सिक्कल सेल अनीमिया। तो सिक्कल इसको इस वजह से कहा जाता है कि इसमें जो रेड ब्लड सेल होते हैं ना वो सिक्कल शेप के हो जाते हैं, कि उनकी जो शेप होती है वो इस तरह से क्रीसेंट भी कह सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास सिक्कल शेप हो जाते हैं। पॉइंट म्यूटेशन इन द बीटा ग्लोबिन जीन
सिंगल अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन, ग्लूटामिक एसिड चेंज इनटू वेलिन, alters hydrophobic regions on the beta globin chain aggregation of the hemoglobin। तो जिसके नतीजे में हीमोग्लोबिन की एग्रीगेशन हो जाती है। यहाँ तक जो बात हमने पढ़ी है उसको मैं डिस्कस करता हूँ, फिर हम आगे नेक्स्ट पढ़ लेंगे। तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन होती है ऑन क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर। ठीक है जी, पॉइंट म्यूटेशन होगी, पॉइंट म्यूटेशन, जिसके नतीजे में वहां पे हमारे पास जो ग्लूटामिक एसिड पड़ा हुआ है ना, ग्लूटामिक एसिड चेंज इनटू वेलिन। ठीक है, तो जब ये हमारे पास अल्टरेशन हो जाती है ना, ये हमारे पास जब डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो इसके नतीजे में होता कुछ इस तरह से है कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं बीटा ग्लोबन जीन के लिए। ठीक है, बीटा ग्लोबन जीन, तो यहाँ से बीटा ग्लोबन जीन बननी होती है। जब बीटा ग्लोबन जीन में आपके पास अल्टरेशन आ गई, कोडोन में हमारे पास अल्ट्रेशन आ जाती है, कोडोन आपके पास जीन से कोडोन बनते हैं, फिर आपके पास न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से आगे प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो ये जेनेटिक्स का पार्ट है। तो बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि जो कि हमारे पास होता क्या है कि ग्लूटामिक एसिड जो होता है ना, वो वेलिन में चेंज हो जाता है। अब ये जो ग्लूटामिक एसिड होता है ना, ये हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर, लेकिन जो वेलिन है ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब हमारे पास इस अल्ट्रेशन की वजह से नेक्स्ट म्यूटेशन हुई, तो बीटा ग्लोबन जो जीन थी ना, ये जो बीटा जीन थी, इसमें हमारे पास क्या डिफेक्ट आ चुका है, डिफेक्ट आ चुका है। ठीक है, तो अब ये जो बीटा प्रोटीन अगर डिफेक्ट है, तो बीटा प्रोटीन की डिफेक्ट डिफेक्ट की वजह से हमारे पास जो ग्लोबन हमारे पास चेन है वो भी डिफेक्टिव बनेगी। हम यहाँ पे दोबारा से चेन बनाते हैं कि हमने बनाई थी हमारे पास, यहाँ पे मैं बनाता हूँ कि ये हमारे पास है बीटा, और फिर ये हमारे पास है बीटा, फिर नीचे हम बना लेते हैं कि अल्फा, और फिर हमारे पास है जी अल्फा। ठीक है, तो अगर हमारे पास डिफेक्ट की वजह से जिस जीन में हमारे पास बीटा ग्लोबन प्रोटीन बनाने की इसमें डिफेक्ट आ गया, तो ये वाली जो ग्लोबन जीन होगी ना, ये जो प्रोटीन होगी ये डिफेक्टिव होगी। अगर ये डिफेक्टिव है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बनेगी बीटा एस। ठीक है, बीटा एस। और अब यहाँ पे फर्क ये है कि एक बात मैं लिखता जाता हूँ कि हमारे पास दो कंडीशन होती है, या तो सिकल सेल ट्रेट होगा, सिकल सेल ट्रेट, या होगी सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल डिजीज। तो सिकल सेल ट्रेट में हमारे पास क्या होगा, एक ग्लोबन जो हमारे पास ये प्रोटीन है ना, उसमें फर्क होगा एक ग्लोबन में। और सिकल सेल डिजीज में क्या होगा कि दोनों की दोनों जो बीटा ग्लोबन चेन है ना, दोनों ये भी बीटा एस है और ये भी बीटा एस है। मतलब कि यहाँ पे भी म्यूटेशन हो चुकी है और यहाँ पे भी म्यूटेशन हो चुकी है, नीचे वाली अल्फा जो है वो वैसे ही है, तो वो दोनों वैक्सीन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो हमारे पास अब ये जो हीमोग्लोबिन है वो किस तरह से बनेगी, वो आपके पास मैंने कहा था कि एच बी ए जो होती है ना, उसमें क्या होती है, एच बी ए वन में टू अल्फा की ग्लोबन जीन होती है और टू बीटा होती है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू अल्फा और एच, टू अल्फा एच बी एच इसको कहा जाता है, एच बी एच हीमोग्लोबिन इसको कहा जाता है। ठीक है, इस तरह इसको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे बीटा ग्लोबल चेंज जो है ना, वो दोनों में डिफेक्ट आ चुका है, तो जिसकी वजह से हमारे पास अब ये जो डिफेक्ट आया, ये जो चेंज आया, तो वो उसकी मदद से होगा क्या, अगर हम रेड ब्लड सेल बनाए ना, ये हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है, तो रेड ब्लड सेल में हमारे पास अब ये सारी वो वाली प्रोटीन हीमोग्लोबिन पड़ी है कि जो कि डिफेक्टिव है, एच बी एस, एच बी एस, एच बी एस। ठीक है जी, एच बी एस, ये सारी वो आपके पास डिफेक्टिव ग्लोबन जीन पर ग्लोबन चेन पड़ गई है, और ये आपके पास हाइड्रोफोबिक नेचर होती है, हाइड्रोफोबिक। तो होगा कुछ इस तरह से कि इस एक का हमारे पास ये जो एक हीमोग्लोबिन है, इसका जो वैलीन है, इसका जो वैलीन है, वो इसके वैलीन के साथ हमारे पास बाइंड हो जाएगा, इसका वैलीन इसके वैलीन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये आपस में सारे के सारे क्या कर जाते हैं कि आपस में अटैच हो जाते हैं, और इस एक आपके पास जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको बोलते हैं पोलीमराइजेशन। ठीक है, पोलीमराइजेशन, तो ये पोलीमराइजेशन हो जाती है, जिसके नतीजे में जो रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन थी, जो आपके पास इसका स्ट्रक्चर था ना, बाई कॉन्केव। ठीक है,
तो वो आपके पास चेंज होके किस तरह की शेप कर लेता है, क्योंकि ये आपस में सारे अटैच हो गए हैं। तो जब अटैच हो जाएंगे तो मेम्ब्रेन की जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो सारा डिफरेंट हो जाएगा, तो उसके नतीजे में जो नए रेड ब्लड सेल बनेंगे वो आपको इस तरह से नजर आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास मोस्ट कॉमनली हुआ क्यों, क्योंकि पॉलीमराइजेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, पॉलीमराइजेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास थी इसकी पैथोजेनिटी जो आपको पता होनी चाहिए। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, होता क्या है कि ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो वैलीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो कि आपके पास हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। तो ये आपके पास होगा क्या कि जब ये बीटा ग्लोबिन चेंज होंगी, जिनमें डिफेक्ट होगा, तो वो आपके पास आपस में वैलीन जो होंगे वो नेक्स्ट हीमोग्लोबिन के वैलीन के साथ बाउंड हो जाएंगे, और जिसके नतीजे में पॉलीमराइजेशन हो जाएगी और नॉर्मल रेड ब्लड सेल की जो शेप है वो कन्वर्ट हो जाएगी क्रीसेंट शेप में। अब ये जो कंडीशन होती है ये होती कब कब है, हमारे पास कोई भी स्ट्रेस, मतलब कि एसिडोसिस की कंडीशन कब कब होगी, एसिडोसिस। ठीक है जी, एसिडोसिस। तो जब आपके पास एसिडिक कंटेंट ज्यादा है तो उस कंडीशन में होगी, या आपके पास डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन वाटर आपके पास बॉडी में कम हो गया, या उसके अलावा हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया की कंडीशन में। तो ये तीन मोस्ट कॉमन कंडीशन है कि जिस कंडीशन में ये आपके पास पॉलीमराइजेशन होगी। अब होता कुछ इस तरह से है, ये जो कंडीशन हो रही होती है ना कांस्टेंट नहीं होती कि आपके पास कांस्टेंट ये कंडीशन रहेगी, लेकिन जब आपके पास बॉडी में पीएच डिक्रीज होगी, डिक्रीज पीएच होगी, तो सारे वैलिन आपस में पॉलीमराइज हो जाएंगे। या आपके पास डिहाइड्रेशन, कि वाटर कम हुआ बॉडी में तो फिर आपके पास पॉलीमराइजेशन होगी, या आपके पास हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन का लेवल कम है तो आपके पास पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये होती क्यों है कि मसला इसका क्या है कि वो इस वजह से होती है क्योंकि दीज आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है, फोबिक का मतलब होता है रेजिस्ट अगेंस्ट, फिलिक का मतलब होता है लविंग। हाइड्रोफिलिक, आपके पास ग्लूटामिक एसिड जो था ना वो फिलिक था, मतलब कि वो वाटर लविंग था। लेकिन अब ये जो हाइड्रोफोबिक वैलिन है, हाइड्रोफोबिक है, तो वो वाटर रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही आपके पास वाटर की रेसिस्टेंसी होती है तो ये आपके पास आपस में अटैच हो जाता है। उसके अलावा ये आपस में वैलिन वैलिन जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन आपस में बाइंड हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ तक बात है। नेक्स्ट हमारे पास ये कंडीशन है कि अगर ये सिकल सेल बन गए तो इसकी वजह से मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगी। तो मोस्ट कॉमन जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है दो है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हीमोलाइसिस, ये मेनली करवाएंगे हीमोलाइसिस, और दूसरे नंबर पे आपके पास वेजो, ठीक है, कि आपके पास जो स्मॉल वेसल होती है ना उनकी एक्सक्लूजन करवा देते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो वेसल, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो वेसल। तो छोटी छोटी जो आपके पास वेसल होंगी ना वो आपके पास ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हीमोलाइसिस की, हीमोलाइसिस क्यों होगी। अब हमने ये कहा था कि हमारे पास बॉडी में जितना भी ब्लड है वो सारे का सारा एक दफा किधर जाता है, एक दफा जाता है वो स्प्लीन के पास। ठीक है, जितना भी ब्लड है, तो हम यहाँ पे ये आपके पास सर्कुलेशन में जितना भी ब्लड है ना, जितना भी ब्लड है, ठीक है, तो वो सारे का सारा जाएगा स्प्लीन में। तो अगर स्प्लीन में जाएगा तो वहाँ पे स्मॉल वेस्ल देखते हैं यहाँ, इस तरह मैंने कल भी बात बताई थी आपको। तो जब यहाँ से गुजरता है ना तो स्प्लीन इसको फिल्टर करते हैं, स्प्लीन देखती है कि क्या ये रेड ब्लड सेल मेरे पास आ रहे हैं ठीक है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पे आपके पास सिक्कल शेप के रेड ब्लड सेल है, तो जब ये आपके पास जाएंगे वहां पे, तो सप्लीन यहाँ से जब गुजरेंगे तो वो सप्लीन जो होगी ना वो आपके पास सर्कुलेट हो जाएगी कि आपके पास ये जो रेड ब्लड सेल है वो नॉर्मल नहीं है। जब वो आपके पास ये कंडीशन होगी तो यहाँ पे प्रेजेंट जो मैक्रोफेजिक है, जो मैक्रोफेजिक प्रेजेंट है सप्लीन में, तो वो इसको खाना शुरू कर देंगे। जब इसको खाना शुरू कर देंगे तो इसके नतीजे में क्या होगी, हीमोलाइसिस। और कौन सी होगी, इंट्रावेस्कुलर या एक्स्ट्रा वेस्कुलर, मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वेस्कुलर, क्योंकि सप्लीन में हो रही है। ठीक है जी, कोई मसला नहीं, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस। ठीक है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस क्योंकि सप्लीन में हो रही है, वैसे से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास वेजो ऑक्लूजन कंडीशन जो होती है वो किस तरह से होगी। वेजो ऑक्लूजन कंडीशन हमेशा तब होगी हमारे पास जब ये रेड ब्लड सेल क्रीसेंट शेप में हो जाते हैं, जिसको हम सिकल कहते हैं, तो ये आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन काज करवाते हैं। ठीक है, वेसल से जब गुजरेंगे तो ये आपके पास अगर ये ब्लड वेसल जब वैसे नॉर्मल बाइकन के शेप के थे, अब ये इस तरह से हैं, तो अगर ये इस तरह से सारे के सारे इस तरह से हैं,
तो ये आपस में ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा सकते हैं, क्योंकि डिफॉर्मेशन हो चुकी है ना इनके स्ट्रक्चर में। तो जब ये स्मॉल वेसल से गुजरते हैं ना, तो इसके नतीजे में ये हमारे पास करवा देते हैं ओक्लूजन। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा देते हैं। तो मोस्ट कॉमन हमारे पास इसकी जो कंडीशन है ना, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ये करवाएंगे स्वोलन हैंड। ठीक है जी, डेक्टिलाइटिस भी इनको इसको कहते हैं, इस कंडीशन को स्वोलन हैंड डेक्टिलाइटिस, acute pain crisis, acute pain crisis, spleen failure, एंड नेक्स्ट हमारे पास रीनल डिसफंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, और ये मेनली आपके पास है वेजल माइक्रोवेस्कुलेचर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है। तो जब ये सिकल सेल हो जाएंगे तो ये ऑब्स्ट्रक्शन करवाएंगे। एक और मैं इधर लिख देता हूँ आपके पास, पैरिटिज्म, पैरिटिज्म भी काज करवा सकते हैं। ठीक है जी, सस्टेन्ड इरेक्शन को बोलते हैं पैरिटिज्म। सबसे पहले स्वोलन हैंड की बात करते हैं। तो हमारे पास जो हमारे लिम्स हैं, जो कि हमारे पास मेनली हैंड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास छोटी छोटी वेसल्स आ रही हैं, अगर यहाँ पे ब्लड आ रहा है और इनमें हमारे पास सिकल सेल आ रहे हैं, तो ये सिकल सेल इन वेसल्स को अक्लूड कर देंगे। जब अक्लूड कर देंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास ये जो हैंड्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा स्वोलन मिलेंगे। ठीक हो गया, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई मिलेगी, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी और इन्फ्लेम्ड मिलेंगे। ठीक है, इस कंडीशन को डेक्टिलाइटिस भी बोलते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट जो है एक्यूट पेन क्राइसिस। तो एक्यूट पेन क्राइसिस ये जो कंडीशन होती है, ये कभी भी कहीं भी हो सकती है, एक्यूट पेन क्राइसिस। तो हमारे पास जो एब्डोमिनल एओर्टा है, एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है, इसमें भी ओक्लूजन हो सकती है, जो मेन आर्टरी है। उसके अलावा हमारे पास मेजेंटेरिक आर्टरी जो है, जो कि आपके पास जीआईटी को सप्लाई दे रही है, उसमें भी ओक्लूजन हो सकती है। तो वहां पे भी आपको पेन हो सकता है, तो जिधर भी पेन। उसके अलावा आपके पास कहीं भी बॉडी के किसी पार्ट में भी आपके पास क्या हो सकता है कि ओक्लूजन हो सकती है। ओक्लूजन की वजह से फौरी तौर पे सवेयर पेन होना शुरू हो सकता है। तो एक्यूट पेन क्राइसिस जो है वो इसकी सेकंड कॉम्प्लिकेशन है। पहली आपके पास क्या थी? स्वोलन हैंड मिलते हैं ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोवेसल्स। नेक्स्ट हमारे पास इसी की कंडीशन को लेके हमारे पास ये कंडीशन होती है, इसी जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, इसी को लेके चलते हैं हम आगे, कि ए वेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है। ए वेस्कुलर नेक्रोसिस, एवेस्कुलर नेक्रोसिस मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो फेमोरल हेड होता है ना, उसकी होगी। फेमोरल हेड, जो फीमर होती है ना हमारे पास, फीमर थाई में जो बोन होती है ना, उसका जो हमारे पास हेड होता है ना, तो जब हम वहाँ देखते हैं तो वहां पे भी उसको जो सप्लाई कर लेते हैं छोटी छोटी वेसल, तो वहां पे भी ये जाके सेक्शन करवाते हैं। तो उसका जो हेड होता है वो इस तरह इरोडेड मिलता है। तो उसका जो सर्फेस होता है वो प्लेन नहीं रहता, बल्कि इस तरह से आपके पास रस्सी का इरोडेड मिलता है। तो ये आपके पास इसकी कंडीशन होती है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस भी ये काज करवा सकती है। आई थिंक तो मेरे पास शायद इमेज जो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसी हो जाती है वेस्कुलर नेक्रोसिस में। ये है जी इमेज। ठीक है, तो ये आपके पास ये फीमर है, ये आपके पास फीमर बोन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा maybe, sorry, लिखा नहीं है। चलो वैसे ही बता देता हूँ आपको कि हमारे पास ये मेंशन कैसे किया जाए। ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला जो मैंने अभी आपको ज्यादा जूम इन किया जिसमें, तो यहाँ पे जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, हेड वाला पार्ट, ये सारा आपके पास जो है यहाँ पे इवेस्कुलर नेक्रोसिस हुई है। ठीक है, तो ये फीमर है, और अमन पे आपको नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे ये सारा ये वेस्कुलर नेक्रोसिस एरिया। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली। नेक्स्ट हमारे पास स्प्लीन फेलियर। तो स्प्लीन फेलियर किस तरह से काज करवा देगी? स्प्लीन फेलियर, स्प्लीन हमारे पास जो है वो माइक्रोवेस्कुलेचर, वहाँ पे बहुत छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, और वो मेनली फिल्टर करती हैं। फर्स्ट तो फिल्टर करेंगी ना, उसके अलावा अगर उस उन माइक्रोवेस्कुलेचर में जाके, अब ये जो हमारे पास ये जो माइक्रोवेस्कुलेचर है, यहाँ पे जाके सिकल सेल जो है वो ओक्लूड हो गए, यहाँ पे ओक्लूड हो गए, तो वो आपके पास क्या करवा देंगे? स्प्लीन इन्फार्क्शन करवा देंगे। स्प्लीन इन्फार्क्शन, इसका क्या मतलब होगा कि आपके पास स्प्लीन जो होगी ना, वहाँ पे जो सेल होंगे उसकी इस्कीमिया डेथ हो जाएगी। स्प्लीन जो होगी, जो पेशेंट होगा वो आपके पास एक स्प्लीनिया के साथ मिलेगा, एक स्प्लीन। ठीक है, तो इसकी स्प्लीन अब काम नहीं करेगी, क्योंकि
वैसे सप्लीड होने की वजह से स्प्लीन के जो सेल है, सारे सेल्स की जो हो गई है वो डेथ हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कंडीशन होती है ये अर्ली नहीं होती, अर्ली वाला क्यों नहीं होती कि पहले आपके पास हीमोलाइसिस हो रही होती है, तो हीमोलाइसिस होने की वजह से यहाँ पे मैक्रोफेजिस जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, एक्सीड हो जाते हैं, जिसके नतीजे में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास स्प्लीनोमेगली होती है। स्प्लीनोमेगली की साइज बड़ा हो जाता है, क्यों बड़ा होता है, क्योंकि पहले इसमें हीमोलाइसिस हो रही थी। अगर हीमोलाइसिस हो रही थी तो उसके बाद अब ये हुआ कि डिमांड भी बढ़ गई, स्प्लीन बढ़ी है, तो अब आपके पास ये जो आपके सिकल सेल है वो आके ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा देंगे, जिसके नतीजे में बाद में आपके पास इंफाक्शन हो जाएगी और स्प्लीन जो होगी वो बिल्कुल अपना काम करना छोड़ देगी। जैसे ही स्प्लीन अपना काम करना छोड़ देती है तो फौरी तौर पर आपके पास इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन का रिस्क है ना वो आपके पास इंक्रीज हो जाता है। तो आपके पास सिकल सेल अनीमिया वाले पेशेंट में इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज होता है। कौन कौन से मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया जिनके इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, तो मोस्ट कॉमनली आपके पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, उसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एंड नेक्स्ट हमारे पास होता है नजीरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो ये आपके पास इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली इनकी जो डिस्ट्रक्शन वाली साइट होती है ना वो स्प्लीन होती है। अगर स्प्लीन नहीं रही, स्प्लीन खत्म कर दी जाए तो ये आपके पास इनके इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास एक और एमसीक्यूज है माइक्रो से रिलेटेड, कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है कि आपके पास जो कि ओस्टियोमाइलाइटिस करवाता है। ओस्टियोमाइलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन। तो हमारे पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया है ना वो ओस्टियोमाइलाइटिस करवाता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट जो होगा वो सिकल सेल डिजीज का होगा, एससीडी, ठीक है जी, एससीडी से वैसे सेक्सुअल नहीं, ठीक है, सिकल सेल डिजीज का अगर होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये बंदा जो है वो साल्मोनेला, साल्मोनेला। तो ये मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज है, ये आप मेंशन कर लें बुक पे, अपनी अपनी पे लिख लें कि अगर किसी पेशेंट को सिकल सेल डिजीज है तो उस पेशेंट को कौन से बैक्टीरिया की वजह से ओस्टियोमाइलाइटिस होगा, तो वो आपके पास होता है साल्मोनेला, जो कि आपके पास टाइफाइड भी करवाता है, ठीक है, रोज स्पॉट ऑन द एब्डोमेन। तो ये वाली कंडीशन जो है वो आपके पास होगी, इसी के साथ रिलेटेड है। अब ये सारी बातें हमने करनी कि एच इन्फ्लुएंजा, स्टेप्टोकोकस निमोनिया, नेजीरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। सेप्टिसीमिया की कंडीशन जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। सेप्टिसीमिया, व्हाट इज सेप्टिसीमिया? अगर बॉडी में बैक्टीरियल लोड इंक्रीज हो गया इनमें से किसी भी बैक्टीरिया की, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे सेप्टिसीमिया, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये है कि एक वायरस होता है जो कि आपके पास आ जाएगा B19 वायरस, ठीक है जी। ये आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, ये भी एमसीक्यू आप याद रखें। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस हमेशा, जो भी डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन ये जो B19 वायरस होता है इसमें जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। तो इसका रिस्क भी आपके पास ये जो आपके पास सिकल सेल वाला पेशेंट जो होगा ना इसका रिस्क बढ़ जाएगा। और B19 वायरस जो होता है वो मेनली आपके पास किस सेल को मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करता है, आपके पास प्रोजीनेटर सेल, प्रीकर्सर सेल, जो कि फर्दर आगे एरिथ्रोसाइट्स बनाते हैं, प्रोजीनेटर सेल, ठीक है, जहां से आपके पास एरिथ्रोसाइट बनने होते हैं। तो ये प्रोजीनेटर सेल जो होते हैं ना उनको मारना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में सवेयर एनीमिया हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हमने कितनी बातें कर ली हैं। अब इसी स्प्लीन से रिलेटेड एक और एमसीक्यू रह गया। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो रेड ब्लड सेल आपके पास सर्कुलेशन से बन के स्प्लीन के पास आते हैं, तो उनमें अगर कोई भी रेमिनेंट रह जाए तो स्प्लीन उन रेड ब्लड सेल को खा जाती है। अगर स्प्लीन ही नहीं होगी तो रेड ब्लड सेल विद रेमिनेंट, जिनमें रेमिनेंट प्रेजेंट होगा डीएनए कोई भी, तो वो आपके पास अब बॉडी में वैसे ही प्रेजेंट रहेंगे। तो इनको हमने कहा था कि ये कौन से सेल होते हैं, हॉल जोल बॉडी, हॉल जॉल बॉडी, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू कल वाले मैंने टॉपिक में भी डिस्कस की थी ये बात। तो स्प्लीन से रिलेटेड जितनी बातें थी ये सारी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट ही अहम है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है वो आपके पास है रीनल डिसफंक्शन। तो रीनल डिसफंक्शन की वजह से क्या हो सकता है अगर किसी बंदे को रीनल डिसफंक्शन, तो रीनल पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारे पास ये किडनी कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, ये किडनी है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये सारी पैरामिड, ये पैरामिड है। और ये जो आउटर पार्ट है जो कि मैंने ग्रीन से शेड किया है ये सारा आपके पास है कॉर्टेक्स, ठीक है जी। ये आपके पास है रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। और आपके पास जो ये ब्लू वाला एरिया जितना है ये
पैरामिड से लेके ये जितना भी पार्ट है इसको बोलते हैं रीनल मेडुला। रीनल मेडुला, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपके पास जो नेफ्रॉन होते हैं ना, ये नेफ्रॉन जो होता है वो आपके पास सारे का सारा किस तरह से लाई कर रहा होता है, आधा पार्ट इसका कॉर्टेक्स में होता है और आधा मेडुला में होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नेफ्रॉन बनाऊं तो वो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। आपके पास पीसीपी, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले एंड फर्दर असेंडिंग लूप ऑफ एनले। असेंडिंग लूप ऑफ एनले के बाद आपके पास यहाँ पे डीसीपी, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, और नेक्स्ट फर्दर आपके पास कोलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो आपके पास ऊपर वाला ये जो पार्ट है ना, ग्रीन से मैं बना देता हूँ ऊपर वाला, ये जो वाला पार्ट होता है नेफ्रॉन का, वो कोर्टेक्स में लाई कर रहा होता है, ठीक है। तो नीचे वाला जितना पार्ट है वो आपके पास होता है मेडुला में। ठीक हो गया जी। तो आपके पास यहाँ पे अगर मेडुला हमने बनाया तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है ना उनको बोलते हैं वेजा रेक्टा, ठीक है, जो कि मेडुला में लाई कर रही होती है, वेजा रेक्टा, वेजा रेक्टा। अब हमारे पास अगर ये वेजा रेक्टा में सिकल सेल आ गए तो हमारे पास जो मेडुला है उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी या नहीं, हो जाएगी। उसको पूरी ब्लड सप्लाई आएगी, नहीं आएगी। अगर पूरी ब्लड सप्लाई नहीं आएगी तो किडनी का जो मेडुला है वो डैमेज होगा, बिल्कुल होगा। किडनी का मेडुला अगर डैमेज हो जाएगा ना तो मेडुला उसका किडनी डैमेज होने की वजह से जो पेशेंट है ना वो आपके पास पोलीयूरिया के साथ प्रेजेंट करता है। तो ये एमसीक्यू का थोड़ा कंसेप्चुअल है कि इस तरह पोलीयूरिया क्यों होगा। पोलीयूरिया इस वजह से होता है क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे ओस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, 1200। व्हाट इज द ओस्मोलैरिटी? नंबर ऑफ सल्यूट इन सॉल्वेंट, मतलब कि आपके सल्यूट पे डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो एरिया है ना बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। क्या चीज है सल्यूट? कौन क्या चीज है? ग्लूकोज क्या सल्यूट है, सोडियम क्या सल्यूट है, ठीक है जी, पोटासियम क्या सल्यूट है, किसमें लाइक कर देते हैं? वाटर में सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे ओस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो ये किस चीज के लिए हेल्पफुल होती है? ये इस चीज के लिए हेल्पफुल होती है कि जब वाटर यहाँ पे आता है ना आपके पास नेफ्रॉन से फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे जब आएगा ना तो इंक्रीज ओस्मोलैरिटी की वजह से जितना भी वाटर होता है वो सारे का सारा हमारे पास रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। सारे का सारा आपको पता होगा, ये एमसीक्यू भी है कि कौन सा पार्ट है जो कि 100% वाटर की एब्जॉर्प्शन करता है। तो आपके पास डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, तो वो किस में लाई कर रहा होता है? मेडुला में, किडनी के मेडुला में, ये यहाँ वाला जो पार्ट है। तो अब यहाँ पे इसकी आपके पास इस्कीमिया हो चुका है, इसकी डैमेज हो चुका है, तो वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी नहीं होगी। तो सारे का सारा वाटर क्या होगा? यूरिन में आ जाएगा। तो पेशेंट जो होगा वो आपके पास पोली यूरिया नक्यूरिया, कि आपके पास ये पेशेंट नक्यूरिया मतलब कि नाइट टाइम में भी इसको यूरिन आएगा और वैसे भी प्रेजेंट करेगा पोली यूरिया, क्योंकि आपके पास रीअब्जॉर्प्शन वाटर की नहीं हो पा रही, ठीक है। तो ये बहुत सी आईवील है, ये एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन पूछ सकता है कि पेशेंट जो है वो आपके पास इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा यूरिनेशन उसका एक्सेस है, मोर देन 5 to 6 टाइम यूरिनेट कर रहा है पर डे में। और एक और चीज़ भी वो कर सकते हैं कि वो आपके पास इस तरह करेंगे कि आपके पास जो यूरिन की ओस्मोलैरिटी है वो बढ़ेगी या कम होगी? इस कंडीशन पे यूरिन की ओस्मोलैरिटी कम होगी। यूरिन की ओस्मोलैरिटी कम हो जाती है क्योंकि यूरिन आपके पास, यूरिन में हाई कंसंट्रेशन किसकी होती है? वाटर की। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही ना, मतलब कि ये आपके पास अगर यहाँ से यूरिन आ रहा है ना, यूरिन आ रहा है तो यूरिन में आपके पास एक्सेस में अब क्या है? वाटर। तो वाटर क्या होता है? आपके पास सॉल्वेंट है ना, ठीक है। तो सॉल्वेंट ज्यादा, सोल्यूट कम है। अगर सोल्यूट कम होगा तो ओस्मोलैरिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास यूरिन की जो ओस्मोलैरिटी होती है वो आपके पास कम होती है इस कंडीशन में। इससे भी रिलेट कर सकता है, इस कंडीशन के साथ भी वो रिलेट रिलेट कर सकता है। यहाँ पे आपके पास ये जो पेपिलरी सेल होते हैं ना इनकी नेक्रोसिस हो जाती है और पेशेंट को यूरिन में आपके पास हीमोग्लोबिन मिलता है। तो ये पेपिलरी सेल नेक्रोस होके आपके पास यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं यूरिन में। तो किडनी से रिलेटेड आपको ये बातें थी जो कि हमने कर ली हैं। अब हम ना इतना जितना हमने अभी कॉम्प्लिकेशन पढ़ी हैं इसको बुक पे देखते हैं, तो फिर आगे नेक्स्ट हम फिर चलेंगे। हमारे पास काफी वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्कुलर और इंट्रा वेस्कुलर हिमोलाइसिस दोनों होंगी। एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्प्लीन में होती है, इंट्रा वेस्कुलर ड्यू टू फ्रेजाइल ऑफ मेम्ब्रेन, की मेम्ब्रेन होती है वो जब अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है तो वो आपके पास वेसल्स में भी टूटना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पैथोजेनेसिस क्या क्या है? लो ऑक्सीजन जो होगी वो आपके पास करवाएगी हाई एल्टीट्यूड एसिडोसिस प्रेसिपिटेट सिकलिंग डीऑक्सीजनेटेड एचबीएस पॉलीमराइज वेजो ऑक्लूसिव डिजीज मेनली, ठीक है जी। न्यूबॉर्न्स आर इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक बिकॉज ऑफ द एचबीएस एंड डिक्रीज एचबीएस, ये बाद में बताता हूँ अभी आपको। हेट्रोजाइगोट सिकल सेल ट्रेट हैव रेजिस्टेंस टू मलेरिया, ये भी बात करते हैं। सिकल सेल्स आर क्रिस्टल शेप रेड ब्लड सेल crew cut on skull X-ray due to marrow expansion from the increased erythropoiesis also seen in the thalassemia। अच्छा जी, ये बातें कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। हमारे पास वो ये कह रहा है कि ये जो सिकल सेल वाला पेशेंट होता है ना इसमें जब रेड ब्लड सेल का काउंट कम होना शुरू हो जाता है
डिक्रीज रेड ब्लड सेल, तो डिक्रीज रेड ब्लड सेल के नतीजे में हमने क्या क्या कहा था कि क्या रिलीज होता है बॉडी से? अरिथ्रोपोइटिन, 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 ठीक है। तो अरिथ्रोपोइटिन हमारे पास इतना ज्यादा रिलीज हो जाता है कि ये हमारे पास एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस भी कराना शुरू कर देता है। इस बात को समझे, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस हमारे पास मोस्ट कॉमनली कहाँ से बन रहा होता है? बोन मैरो से बन रहा होता है। रेड ब्लड सेल जितने भी होते हैं बोन मैरो से यहाँ से आपके पास बन रहे हैं। तो अगर बोन मैरो के अलावा हमारे पास अदर देन बोन मैरो कहीं और से भी बनना शुरू हो गए, और और आपके पास बाकी बोन जो आपके पास जिधर भी बोन मैरो प्रेजेंट है वहां से भी बनना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज होता है। और मोस्ट कॉमनली वो आपके पास जो स्कल बोन में बोन मैरो पड़ा हुआ है ना, स्कल बोन में, स्कल में भी आपके पास जो स्कल बोन है उसमें भी बोन मैरो होता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जब यहाँ से बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मेडुलरी नहीं है। अब एक्स्ट्रा मेडुलरी हमारे पास क्योंकि ये होगा जो कि बोन मैरो से अलावा कहीं से बनेगा, ठीक हो गया, जैसे स्प्लीन या लीवर से बनना शुरू हो जाए, इसको हम कहेंगे। तो में आपके पास एरिथ्रोपोइटिन का लेवल ज्यादा होता है, और वो आपके पास कल की जो बोन मैरो वहां से बनना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में जो स्कल की अपीयरेंस होती है ना, जब हम एक्सरे करते हैं तो क्यू कट अपीयरेंस मिलती है, ठीक हो गया, क्योंकि वहां पे जो स्कल का स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक्सपैंड मिलता है, ठीक है। अरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया इस कंडीशन को बोलते हैं, अरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया, ठीक है। कि आपके पास जो अरिथ्रोसाइट सेल है उनकी उनका लेवल इंक्रीज हो गया ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, तो जिसके नतीजे में आपके पास क्यू कट अपीयरेंस, सॉरी क्यू कट अपीयरेंस होता है स्कल बोन, क्यू कट अपीयरेंस ऑन स्कल बोन। इसके अलावा वो ये कह रहा है कि अगर तो फीमेल, सॉरी, अगर आपके पास फीटस मतलब कि अगर बेबी है, चिल्ड्रन है, ठीक है, तो इनमें हमारे पास जो सिकल सेल डिजीज की कॉम्प्लिकेशन है ना वो डिक्रीज होंगी। वो डिक्रीज इस वजह से होंगी कि हमारे पास, मैंने कहा कि अर्ली आपके पास अर्ली कंडीशन में कौन सी हीमोग्लोबिन बॉडी में लाई कर रही होती है? एच, ठीक है। तो एच आपके पास बाद में कन्वर्ट होती है एच में, ठीक है। तो अगर बेबी है तो बेबी में ज्यादा अमाउंट में एच है। तो अगर बीटा ग्लोबिन जीन आपके पास, जो बीटा ग्लोबिन चेन है इसमें डिफेक्ट आ रहा है, तो इसमें क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये कौन कौन सी चेन पे डिपेंड कर रही है? टू अल्फा टू गामा, इसमें तो है ही नहीं बीटा, बीटा तो एच नहीं है, ठीक है। तो जब तक एच रहेगी तो बेशक बीटा ग्लोबिन चेन जो है डिफेक्टिव है, उसमें मसला नहीं आएगा, ठीक हो गया। तो उसमें पॉलीमराइजेशन नहीं होगी, सिकल सेल नहीं बनेगी, ठीक हो गया। ये बात होगी। दोबारा से बुक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो ये कह रहे हैं कि ए प्लास्टिक क्राइसिस जो होगा वो भी हो सकता है। क्यों हो सकता है ये बात मैंने बता दी कि पैरवो वायरस के P19 है, उसका रिस्क बढ़ जाता है, जो कि आपके पास अरिथ्रोपोइसिस को अरेस्ट कर देता है। न्यू आपके पास रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन नहीं होती। ऑटो सप्लीमेक्टमी, हॉइजर बात हो गई है। इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बाय इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म, साल्मोनेला ओस्टियोमाइलिटिस की बात होगी है। स्प्लीनिक इन्फार्क्शन, क्वेस्टेशन क्राइसिस, पेनफुल वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस, डचलाइटिस, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द हैंड फीट। पैरिटिज्म आपके पास होता कुछ इस तरह से है कि जो इरेक्शन है, मेल में इरेक्शन है, अगर किसी बंदे को सस्टेन्ड इरेक्शन को आपके पास पैरिटिज्म कहा जाता है। तो बहुत देर तक अगर पीनस इरेक्ट है ना, उसको बोलेंगे पैरिटिज्म। ड्यू टू इस्कीमिया होता कुछ इस तरह से है कि आपके पास जब थिकनिंग हो जाती है ना, तो आपके पास ये जो ब्लड वेसल्स में जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ना, तो वो दोबारा आपके पास ब्लड को रिलीज नहीं कर पाते, तो वो वहां पे अकोमोडेट रहता है, जिसके नतीजे में जो पीनस है वो इरेक्टाइल ही रहता है, ठीक है। ये इसको रिप्रोडक्टिव में बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, ये बात हमने नहीं की, इसको करता हूँ अभी। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, और इसके बाद हमने एवेस्कुलर नेक्रोसिस की बात कर दी। स्ट्रोक हो सकता है क्योंकि ब्रेन में भी जाके आपके पास ये सिकल सेल जो होंगे वो डिपॉजिट हो सकते हैं। सिकलिंग इन रीनल मेडुला, डिक्रीज ऑक्सीजन, रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस, हीमाटूरिया आल्सो सीन इन द सिकल सेल केस, ठीक है जी। और इलेक्ट्रोफोरोसिस पूरा बताता हूँ। हाइड्रोक्सीयूरिया एक हमने बात नहीं पढ़ी अभी तक, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, ट्रीटमेंट बाद में डिस्कस करते हैं। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम में अगर कोई पेशेंट सिकल सेल एनीमिया का होगा तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ जो है ना उसकी वो यही होती है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। होता कुछ इस तरह से कि अगर किसी पेशेंट को पहले ही निमोनिया है, तो आपके पास उसको आपके पास इन्फेक्शन ऑफ लंग किसी भी बैक्टीरिया की वजह से, और साथ उसको सिकल सेल डिजीज भी है, तो ये दोनों कंडीशन जो होंगी वो आपके पास एक दूसरे की को कोरिलेट करेंगी, और आपके पास कंडीशन को और ज्यादा वर्क कर देंगी। अब आपके पास जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो आपके पास मोस्ट कॉमनली एसिडिक इन्वायरमेंट काज करवाते हैं, या डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ठीक है।
तो वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करवाते हैं कि जिसके नतीजे में जो आपके पास रेड ब्लड सेल जो थे लंग्स की तरफ आ रहे थे, जो कि इसकी माइक्रोवैस्कुलेटर में आ रहे थे, बैक्टीरिया ने ऐसा इन्वायरमेंट काज करवा दिया, ठीक है, जो कि इसको सिकलिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब सिकलिंग हो जाएगी लंग्स में, तो ये कंडीशन जो होगी, तो पेशेंट आपके पास भी यहाँ पे माइक्रोवैस्कुलेटर है, वहाँ पे ऑक्सीजन हो चुकी है, तो ये जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा अक्यूट चेस्ट पेन के साथ, इसको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होगी, ठीक हो गया। और उसके अलावा जब हम चेस्ट एक्सरे देखते हैं तो वो आपको सेम जैसे निमोनिया इन्फिल्ट्रेशन मिलती है ना निमोनिया की कंडीशन में, तो वो आपके पास सेम इन्फिल्ट्रेशन वही मिलेगी। और आपके पास मेन काज आपको पता चलेगी जब आप डायग्नोज करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्लेट होती है उससे पता चलता है कि ये जो पेशेंट जो है ये तो आपके पास सिकल सेल का है, तो इस वजह से इसको अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो चुका है, ठीक है। अभी अब इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम पेशेंट को देते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया का क्या काम होता है? हाइड्रोक्सी यूरिया आपके पास HbF के लेवल को इंक्रीज कर देती है बॉडी में। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि अगर हमने किसी बंदे को दी तो उसकी बॉडी में HbF का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर HbF का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो जाहिर बात है खुद ब खुद ही आपके पास सिकलिंग नहीं होगी। और इसको डायग्नोज करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड जो है वो यूज करते हैं, ठीक है जी। वो क्या मेथड होता है उसको बुक पे आपको मैं समझाता हूँ। एंड पे यही बात है कि हमारे पास ट्रीटमेंट हाइड्रोक्सी यूरिया इंक्रीज HbF और प्लस हाइड्रेशन। आपने पेशेंट को हाइड्रेट रखना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसको ज़्यादा हाइड्रेशन, ज़्यादा पानी का मुझको करना है कि पानी ज़्यादा पियो और आपकी बॉडी में जो वाटर का कंटेंट है वो मेनटेन रहे। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक जो होती है वो क्या होती है, इसको देखते हैं फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पता क्या करते हैं, यहाँ पे पेशेंट को ये जो आपके पास इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल हीमोग्लोबिन, ये आपके पास एक प्लेट जेल जेल प्लेट होती है जो कि इलेक्ट्रोड्स के साथ अटैच है। ठीक है जी। ये आपको एक जो नज़र आ रहा है ना, ये पूरा सर्किट जो है ना, ये देखिए एनोड्स अटैच हैं। ये दोनों तरफ, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब हमारे पास जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, अब आपने सुनते जाना है। ये जो जितनी भी आपके पास प्लेट पड़ी हुई ना, ये जेल जेल है, इनमें जेल है। ठीक है। और हम हर प्लेट में हमारे पास क्या करते हैं कि हम सैंपल डालते हैं ब्लड का। ठीक है। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन नेचुरली अगर जो होती है ना, वो आपके पास नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। तो हमें पता है कि हमारे पास नेगेटिव जो होता है वो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है ना। तो अगर आपके पास हीमोग्लोबिन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जब करंट देंगे तो वो किसकी तरफ जाएगी? पॉजिटिव की तरफ जाएगी। ठीक हो गया, क्योंकि इस पे नेचुरली नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने फर्स्ट ये देख लिया कि हमने जब किसी बंदे का ब्लड इसमें ऐड किया ना, तो हमें आपके पास यहाँ पे डार्क नज़र आई। ठीक है, ये जो जल्द यहाँ पे डार्क नज़र आई जब हमने करंट प्रोवाइड किया। तो डार्क क्यों नज़र आई? तो हमारे पास यहाँ पे नीचे हमने पैरामीटर सेट किया हुआ था A, F, S और C। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास अल्फा ग्लोबन चेन, अल्फा ग्लोबन चेन का जो हमारे पास कॉलम है वो ये वाला है। ठीक है। तो अब हमारे पास जब हमने करंट दिया, तो ये जो डार्क एरिया जितना नज़र आया वो सारे का सारा अल्फा ग्लोबन चेन के ऊपर नज़र आया। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेशेंट है उसमें कौन सी ग्लोबन चेन्स पाई जाती हैं? ए, अल्फा ग्लोबन चेन पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट सैंपल था, उसमें हमारे पास ग्लोबन चेन का जो स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट नज़र आया। कुछ हमें जो डार्क मटेरियल था वो नज़र आया अल्फा चेन के ऊपर, और कुछ नज़र आया एफ। ठीक है, एफ के ऊपर। तो अल्फा, आपके पास ये अल्फा और एफ के ऊपर में मोस्ट कॉमनली ये एफ नहीं है, मतलब कि गामा है, गामा। और अल्फा और गामा मिलके क्या बनाती हैं? ए एफ। ठीक है जी। अल्फा HbF जो हीमोग्लोबिन होती है ना, तो ये आपके पास है HbF, ये HbF। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास AS। AS हमारे पास क्या थी कि सिकल सेल ट्रेट। सिकल सेल ट्रेट में ये था कि मैंने कहा कि बीटा ग्लोबन अगर एक चेन में डिफेक्ट होगा तो वो ट्रेट है, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा। अगर एक चेन में डिफेक्ट है तो ये आपके पास स्ट्रक्चर होगा ट्रेट। इसको हम ट्रेट कहेंगे। ये पूरी हीमोग्लोबिन जो है ना, ट्रेट है। अगर दोनों ही बीटा ग्लोबन चेन में डिफेक्ट है तो इसको कहेंगे डिजीज। ठीक है जी। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ और अब आपने देखना है कि हमारे पास नेक्स्ट देखें कि यहाँ पे आपके पास ये जो इलेक्ट्रोफ्लोरोसिस जेल है, यहाँ पे एक जो आपको डार्क एरिया जो शेडिड एरिया नज़र आ रहा है वो अल्फा के ऊपर नज़र आ रहा है, और दूसरा आपको एस एस के ऊपर नजर आया। ठीक हो गया, मतलब कि एक जो ग्लोबन चेन है ना वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एस एस में आपके पास अल्फा के ऊपर कोई डार्क एरिया नजर आया? नहीं, दोनों के दोनों एस के ऊपर।
एस, जो कि दोनों ही आपके पास बीटा ग्लोबन जीन जो हैं वो आपके पास सिकल सेल वाली हैं। आगे आपके पास ए सी, ए हीमोग्लोबिन सी, ये आपके पास जो डिजीज है ना ये HbC होती है। ग्लूटामिक एसिड जो होता है ना वो आपके पास, ये मैं पहले आपको पढ़ा दूं फिर दोबारा आपको बताता हूँ। यहाँ तक बात होगी कि ये टेक्निक होती है कि जिससे हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इलेक्ट्रोफोरोसिस जेल जब हम प्रोवाइड करके उसको करंट देते हैं तो उसके नतीजे में, अब ये हमारे पास है HbC, वहाँ पे जो आपको नजर आ रही थी ना कंडीशन HbC ग्लूटामिक एसिड टू लाइसिन, वहाँ पे वैलीन के साथ चेंज हो रहा था ग्लूटामिक एसिड, और यहाँ पे लाइसिन के साथ चेंज हो रहा है। म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबन सेम वही है लेकिन वैलीन की जगह लाइसिन है। काज एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होगी क्योंकि इसका भी स्ट्रक्चर जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो स्प्लीन में जाएगा तो उसको मारना शुरू कर देगी। HbSC ऑफ ईच म्यूटेंट जीन, अब हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि HbSC बने। HbSC क्यों बनेगी कि 2 अल्फा जीन और एक हमारे पास कौन सी जीन आ गई है, एक बीटा S है और एक बीटा C है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे SC। समझ आई बात की, अभी भी नहीं आई, ठीक है। SB मतलब यहाँ पे जो बीटा S हमारे पास सिकल सेल वाली ग्लोबन चेन है, इसमें हमारे पास म्यूटेशन कौन सी है, वेलिन, और इसमें हमारे पास कौन सी है, लाइसिन, C वाली में लाइसिन, ठीक है। तो अगर ये पैटर्न मिल रहा है तो इसको हम कहेंगे HbSC। अगर हमारे पास ये पैटर्न मिल रहा है अल्फा बीटा बीटा S, तो ये कौन सा पैटर्न है, 2 S हैं, बीटा S, सिकल सेल डिजीज या ट्रेट, सिकल सेल डिजीज, डिजीज, ठीक है। अगर ये पैटर्न मिल रहा है अल्फा बीटा बीटा S, तो अब ये क्या है, सिकल सेल ट्रेट, ट्रेट, ठीक है। तो इस तरह से अब अगर हमारे पास HbC वाली डिजीज, ये मैंने बात जो की है, तो इसको अगर हम HbC वाले को बनाएं तो HbC में भी हमारे पास ऐसा ही होता है कि आपके पास होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन होती हैं, अल्फा अल्फा और बीटा C। अगर ये कंडीशन होगी तो इसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगट, हेट्रोजाइगोट, ठीक है। AC इसको कहेंगे AC, HbAC, HbAC। और अगर हमारे पास HbCC है तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही बीटा ग्लोबन जो चेन्स हैं उन दोनों में हमारे पास जो बीटा ग्लोबन है दोनों ही अल्ट्रेशन, मतलब कि HbAC जो है वो सिकल सेल ट्रेट के इक्वलेंस हम कह सकते हैं। जैसे ट्रेट में एक चेन खराब होती है ना, इसी तरह आपके पास हेट्रोजाइगट HbC डिजीज में भी एक चेंज होगी वो डिफेक्टिव होगी, और HbCC में दोनों ही चेंज होंगी वो डिफेक्टिव होंगी, ठीक है। माइल्डर देन HbSS, हमारे पास वो ये कह रहा है कि ये जो लाइन थी ना कि अगर HbSC बन चुकी है ना ग्लोबन चेन, जिसमें एक आपके पास S बीटा ग्लोबन चेन है, एक C वाली है, ये आपके पास माइल्ड होती है HbSS से, कि जो SS वाली है ना कि जिसमें दोनों सिकल सेल डिजीज होती है, दोनों में आपके पास सिकलिंग होती है, हो जाती है। ब्लड स्मीर इन द होमोजाइगोट हीमोग्लोबिन, ठीक है। रुकें ये, अच्छा जी। और फिर आपके पास क्रिस्टल इनसाइड द रेड ब्लड सेल टारगेट सेल को, इसको हम जब देखते हैं ना तो यहाँ पे हमें टारगेट सेल मिलते हैं, और क्रिस्टल जो रेड ब्लड सेल के अंदर क्रिस्टल बन जाते हैं तो वो आपके पास टारगेट सेल की तरह नजर आते हैं। तो ये जो वहां पे बात थी ना कि वो उन्होंने लिखा हुआ था HbAC, वो यही बात लिखी हुई थी, दोबारा से अब हम देखते हैं। अब ये देखें, अब मुझे बताएं कि AC जो है, समझ आ रही है क्या बात है, HbC ट्रेट, ठीक है। HbC ट्रेट हमारे पास एक जो डार्क एरिया वो C के ऊपर नजर आ रहा है और एक आपके पास A के ऊपर नजर आ रहा है, HbC डिजीज। HbC डिजीज में दोनों ही C के ऊपर के दोनों बीटा ग्लोबन चेंज जो है ना वो डिफेक्टिव हो चुकी हैं, ठीक है। और एंड पे आपके पास SC जो मैंने वहां पे बना के दिखाई दी आपको, SC में एक आपके पास S है और एक C बीटा चेन है, तो HbSC। तो ये आपके पास पैटर्न होता है जिससे हम सिकल सेल डिजीज या HbC डिजीज को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस hemoglobin migrate from the negative charged cathode to the positively charged anode. HbA migrate the farthest followed by HF, HbF, HbS and HbC, के मतलब वो ये कह रहा है कि सबसे दूर जो जाती है वो HbA जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल आपके पास उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, कोई भी डिफेक्ट नहीं होता। जैसे जैसे आपके पास अल्ट्रेशन होती जाएगी बीटा ग्लोबन जीन में तो वैसे वैसे वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव के करीब आते जाएंगे, मतलब उन पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो बढ़ता जाएगा, नॉर्मली नेगेटिव होता है। दिस इज बिकॉज द मिससेंस म्यूटेशन इन द HbS एंड HbC रिप्लेस ग्लूटामिक एसिड विद द वेलिन एंड लाइसिन। लाइसिन जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। लाइसिन जो है वो सबसे ज़्यादा, C वाली जो है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव के पास है, ठीक है जी।
मेकिंग एच बी सी एंड एच बी एस मोर पॉजिटिवली चार्ज देन एच बी ए। ठीक है, तो अब आपके पास वो ये कह रहा है कि इन दोनों, इसका मकसद ये है, वो ये कह रहा है कि लाइसीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ग्लूटामिक एसिड जो आपके पास वैलीन है इस पे बेशक नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ये दोनों एच बी ए से कम नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इन दोनों का अगर कंपैरेटिवली हम देखें ना, तो इन दोनों पे जो चार्ज होता है वो एच बी ए की पॉजिटिविटी से हमारे पास उसकी नेगेटिविटी से जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, मोर पॉजिटिव बना लेती हैं ये दोनों